हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी क्वेरी नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी क्लास में अलग अलग जगह से क्या हैं बच्चे आए हैं, यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, ठीक है, तो आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। कह रहा है कि सभी के लिए मानक बना देंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, मानक नहीं बनाएंगे। मानक बनाने से क्या होता है कि केवल एक ही वर्ग के बच्चों को क्या होता है, फ़ायदा होता है, बाकी उससे ऊपर और उससे नीचे के बच्चों को क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए आप मानक नहीं बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू बच्चों, यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, आकलन करेंगे। ठीक है, अगर कोई मंदबुद्धि है तो उसके हिसाब से उसका आकलन करेंगे, करने के बाद उसको उपचार देंगे। इसी तरीके से कोई सामान्य बुद्धि का बालक है, उसके लिए उसका आकलन करेंगे और उसके हिसाब से ही उसको शिक्षण आगे देंगे। फिलहाल हमें मानक नहीं बनाना है, इसलिए इस ऑप्शन को हम काटते हैं। दूसरा कहता है कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक और रूढ़िबद्ध धारणाओं से मजबूत हो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे उसने नकारात्मक बोल दिया। दूसरा परंपरागत होना चाहिए, यानी कि रूढ़िबद्ध होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, रूढ़िबद्ध नहीं आता था। देखो, पहले यदि अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनके जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, उस्ताद थे, वो क्या करते थे, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे। यही तो रूढ़िबद्ध धारा हो जाती, बहुत काम करवाते थे। लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा में हमें क्या होता है, बच्चे को ही सर्वेसर्वा पर रखा जाता है और एनसीएफ क्या करता है, दंड या प्रताड़ित डंडे को मारना वगैरह से क्या करता है, मना करता है। तो इसी तरीके से हमें रूढ़िबद्ध नकारात्मक को भी इग्नोर करना है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमसे कहा है कि टालना चाहिए। अगर आप टाल देंगे तो फिर उसको वरीयता कैसे देंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब तीनों ऑप्शन कट गए। मुझे अपना आंसर नहीं पता था, फिर भी मैं अपने आंसर तक पहुंच गया। देखिए, स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग ऑप्शन को काटना सीखिए। यदि आप 2 से 3 ऑप्शन या 1 से 2 ऑप्शन भी काट देते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, 50-50 हो जाता है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं से आशय है, पहले ये समझ लीजिए, यानी कि भारतीय समाज के विविध वर्ग, जैसे कि कोई निर्धन होता है, वहाँ से कोई बच्चा आया है, कोई बिछड़ा होता है, वहाँ से कोई बच्चा आया है, कोई अनुसूचित जाति का होता है या कोई अनुसूचित जनजाति का बच्चा होता है, वहाँ से आया है। तो ये सब क्या होता है, विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं। तो एक शिक्षक को कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तथा ऐसे अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक, तो किसी छात्र की समस्या समाधान क्षमताओं को लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर किया जा सकता है, यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक, हमसे कह रहा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि समरूप, यानी कि सब समरूप का मतलब होता है सारी चीज़ें एक सी इस्तेमाल करना। अगर सब चीज़ें एक सी ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कोई बच्चा मूर्त देखकर ही सीख पाता है, ठीक, और कोई बच्चा अमूर्त से भी सीख जाता है। यदि आप केवल एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप काट सकते हैं। विद्यार्थियों में डर पैदा नहीं करना है, ये तो एनसीएफ भी मना करता है। कहता है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि लगातार करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। लगातार अभ्यास करना चाहिए और कार्यान्वयन पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। ठीक है, लगातार अभ्यास करने से क्या होता है, त्रुटि एवं विन्यास का नियम देखा आपने, सॉरी क्या निकल गया मुँह से मेरे। फिलहाल लगातार अभ्यास करने से क्या होता है, समस्या समाधान तक कोई भी चीज़ कोई भी बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है लगातार अभ्यास करने से। ठीक है, माइंड नहीं करेंगे मुँह से, यानी क्या क्या निकल जाता है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की, यानी कि जो बच्चे अधिगम से जूझ रहे हैं, कठिनाई पैदा महसूस कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए
एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, हमसे पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना नहीं चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, बच्चा अधिगम कठिनाई में जूझ रहा है, तो आप उसका पहले निदान करेंगे, देखेंगे वो किस कठिनाई में जूझ रहा है, उसके बाद उसका क्या करेंगे, आप उपचार करेंगे। यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे। यानी कि व्यक्तिगत का मतलब होगा कोई एक बच्चा अगर जूझ रहा है, 10 बच्चे जूझ रहे हैं, तो सबका आकलन आपको अलग से करना है, 10 का आकलन आपको अलग अलग करना है उसी के हिसाब से। यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे कि अब इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ये ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन हमसे नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, कहता है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। आकलन की जटिल प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि मंद बुद्धि बालक है तो उसके हिसाब से आकलन करना चाहिए, सामान्य बुद्धि बालक है उसके हिसाब से आकलन करना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि बालक है, सृजनात्मक बालक है तो उसके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन जटिल नहीं करना चाहिए। तो ये गलत ऑप्शन है और हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, नीचे वाले भी एक्सप्लेन करना है। कह रहा है दृश्य और श्रव्य, बिल्कुल श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। और संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कहता है अति सक्रियता है, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता है, असतर्कता है, अपसारी चिंतन है। तो सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सृजनात्मकता की पहचान और क्लास बताई थी क्लास में मैंने आप लोगों को कि प्रमुख लक्षण जैसे कि आपका अपसारी चिंतन आ गया। ठीक, अपसारी चिंतन तो इसी में ही है, ये आ गया, अपसारी चिंतन आ गया। दूसरा आपका रचनात्मक आ गया। ठीक, रचनात्मक विचार आ गए आपके। मौलिक चिंतन आ गया आपका। ठीक, मौलिक चिंतन आ गया। उसके बाद दृढ़ भावनात्मक, है ना, नवाचार आ गया आपका। ये सब क्या होता है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता से बेटा आशय होता है कि मौलिक चिंतन, नवीन संगठन, व्यवहार, समस्याओं का नवीन ढंग से समाधान करना या खोज करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण रखना। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। अगर मैं जेम्स ड्रेवर की बात करूँ बेटा, तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना सृजनात्मकता कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कोई बंदा खेती करता है जैसे अभी प्रेजेंट में, तो किसी दूसरे बंदे ने उसी खेती को दूसरे तरीके से कर दिया, ये क्या है, सृजनात्मकता है। कोई काम 4 घंटे में होता था, किसी ने उस काम को 1 घंटे में कर दिया, ये भी क्या है, सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता वो नहीं है जो नासा में लोग बैठे हुए हैं वही सृजनात्मकता है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। सृजनात्मकता हर भी व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई एक हाथ से लिखता है, किसी ने 2 हाथ से लिख दिया, किसी ने पैर से लिख दिया, ये सृजनात्मकता है। किसी चीज़ को जितने समय में हो रही है उससे कम समय में कर दिया, सृजनात्मकता है। ठीक है, कुछ नया बना दिया, सृजनात्मकता है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें समझ गए हैं, इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ठीक है, अध्यापन अधिगम का कहता है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण नकल को और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखो, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अवलोकन आप किसी भी चीज़ का तभी करेंगे जब आप उसका विश्लेषण कर लेंगे, अन्यथा आप अवलोकन कर ही नहीं सकते। अवलोकन किसी का चीज़ का तभी तो करोगे जब आप उस चीज़ को देखोगे, समझोगे, परखोगे, विश्लेषण करोगे, तभी आप अवलोकन कर पाओगे। जब आपने देखा ही नहीं है किसी चीज़ को तो आप अवलोकन कैसे करोगे इसका। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। कह रहा है कि नकल और दोहराना, मैंने बताया था यंत्रवत याद करना, नकल मारना, नकल करना, यंत्रवत याद करना, परिभाषा, व्याख्या, ये सब सीटेट में निगेटिव सेंस होता है और इस ऑप्शन को आप बेझिझक काट दीजिए। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका प्रभावशाली माध्यम होता है अध्यापन अधिगम का। ठीक है,
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में या फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। कहता है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यानी कि आप एक अध्यापक हैं और किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटि हैं जो विश्लेषण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन ठीक है कि हमें विश्लेषण त्रुटियों का करना चाहिए, लेकिन कह रहा है क्योंकि इससे होगा क्या। कह रहा है क्योंकि इसके आधार पर वे ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर देंगे। देखो, त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं, इसलिए इसको गलत नहीं समझना है, ना ही इन त्रुटियों से कि तू 10 त्रुटि करता है तो तू इस वाले ग्रुप में आ जा, तू 1 त्रुटि करता है तो ब्रिलियंट ग्रुप में आ जा, तू 50 गलतियाँ करता है तो तू गधे वाले ग्रुप में आ जा। तो बच्चों को देखो बांटना नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है त्रुटियों के आधार पर। दूसरा, अधिगम केवल त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है, तो सीखना अधिगम का हिस्सा तो है, त्रुटियां जो हैं अधिगम का हिस्सा तो हैं, लेकिन त्रुटियां केवल ही हिस्सा नहीं है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे केवल शब्द इस्तेमाल कर दिया है, मैंने बताया था केवल शब्द नेगेटिव सेंस देता है सीटेट में, इसलिए आप इस ऑप्शन को भी काट देंगे। इसके आधार पर वे दंड की मात्रा निर्धारित करती है। देखो NCERT दंड को क्या करती है, अवॉइड करती है, मना करती है, आपको दंड नहीं देना है। अब आप बताइए कितनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को, कितनी आसानी से आप लोग अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो मैंने बताया कि आप लोग पहले आंसर को काटना सीखिए, यानी कि ऑप्शन को काटना सीखिए। यकीन कीजिए इतना आसान हो जाएगा। सीटेट 125 पिछली बार कई बच्चों के मेरे आए हैं, ठीक है, इसी की ट्रिक से, ठीक है। तो आप लोग यही काम करेंगे, ऑप्शन को काटना शुरू से करेंगे, तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। कहता है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर, बच्चों को दंड देकर या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। पहले मैं बता दूँ अभिप्रेरणा है क्या। अभिप्रेरणा बेटा वे शक्ति है जो किसी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुँचने हेतु प्रोत्साहित करती है, ठीक, और तथा उसे तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। जैसे कि मैं इसको